महाभारत देखते हुए आजकल एक प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है कि महाभारत वाकई में वास्तविक इतिहास है या सिर्फ एक महाकाव्य। हालांकि यह बात प्राचीन भारत में 9वीं शताब्दी से पहले इसे भारत का इतिहास ही माना जाता था, लेकिन बाहरी आक्रांताओं ने इस इतिहास को पूरी तरह से नष्ट करने और मिथ्या साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो मुगलों का दौर हो या अंग्रेज़ों का। इन समय काल के दौरान इनके द्वारा हमारे इतिहास को मिथ्या साबित करने तथा इनमें कई छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, और आज आलम यह है कि इसे इतिहास की बजाय एक महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। प्राचीन भारत में इसे पुराण कहा गया है, जिसे आज इतिहास भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय महाभारत को भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता था, और जिसके अस्तित्व में कई वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक प्रमाण हैं। तो आइए जानते हैं महाभारत को वास्तविक इतिहास से जोड़ते कुछ साक्ष्य। हालांकि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मेगास्थनीज की किताब इंडिका में यह बात दर्ज की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान कृष्ण के वंशज थे, जो कि उनके वंशावली में 138वें क्रम में आते हैं। साथ में उन्होंने महाभारत युद्ध का भी जिक्र अपनी किताब में किया है, जो कि कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था, जो यह साबित करती है कि उस समय इन्हें भारत के इतिहास के रूप में देखा जाता था, न कि पौराणिक कथा के रूप में। हालांकि इसका मूल कार्य अब खो चुका है, लेकिन इसके अंश बाद के ग्रीक और लैटिन कार्यों में देखने को मिलते हैं। नंबर 2, महाभारत में बताए गए सभी स्थान वास्तविक स्थान हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र हरियाणा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, द्वारका गुजरात, गंधार जो कि अब रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है, मगध आजकल बिहार, अंगदेश आजकल बिहार का चंपा और मुंगेर का हिस्सा आदि, ये सभी स्थान वास्तविक स्थान हैं जो महाभारत में दर्ज हैं। नंबर 3, रामायण काल के बाद महाभारत काल आता है, तथा रामायण काल में जिन राजवंशों का उल्लेख किया गया है, महाभारत में वे सभी राजाओं तथा उनके राजवंश के बीच रिश्ते एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिर चाहे वो श्री राम का कृष्ण के रूप में अवतार हो या जामवंत तथा हनुमान जी का रामायण काल से महाभारत काल तक होना। तो प्रश्न यह है कि अगर दोनों काल्पनिक हैं, तो महाभारत के लेखकों द्वारा रामायण के पात्रों को अपने काव्य में लेने की क्या जरूरत थी। महाभारत की हर कड़ी रामायण से जुड़ी है और महाभारत के उपरांत भी जुड़ती रही है। नंबर 4, महाभारत में द्वारका नगरी के वास्तविक स्थान तथा उनके डूबने की बात का जिक्र है, जो कि समुद्री पुरातत्व की मदद से उस स्थान से महाभारत को प्रमाण करती द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। यह श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी के रूप में वर्णन है, जो पानी में डूब गया था। समुद्री पुरातत्व द्वारा पाए गए बड़े पैमाने पर किले की दीवार, घाटियाँ, झरोखे, ये सभी महाभारत में दिए गए वर्णन से मेल खाते हैं। नंबर 5, आदि पर्व के 62 अध्याय में वर्णित है कि महाभारत में भारतवंश के राजाओं के उल्लेख दर्ज हैं, तथा उन राजाओं की लंबी वंशावली जो पीढ़ियों से कार्य थी। अगर लेखक की मंशा एक काल्पनिक कथा की ही होती, तो वे 4-5 राजाओं के साथ अपनी कहानी को दर्शा सकते थे, लेकिन महाभारत में प्रत्येक राजा का इतिहास तथा अन्य वंशों तथा पीढ़ियों का इतिहास हमें महाभारत में देखने को मिलता है। नंबर 6, यदि आप महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि महाभारत में कलयुग का वर्णन पहले से ही मिलता है। उस काल के दौरान श्री कृष्ण जी ने जो भी कुछ कहा था कलयुग को लेकर, वो आज पूर्णतः मेल खाती हैं। तो सवाल यह है कि एक लेखक कैसे हजारों साल पहले अपनी कथा द्वारा हजारों साल बाद की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। नंबर 7, उत्तरी भारत के 35 से अधिक स्थानों से महाभारत के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। इन स्थलों की पहचान प्राचीन शहरों के रूप में की गई थी, जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इन सब कलाकृतियों की वैज्ञानिक डेटिंग से पता चलता है कि यह गैर आर्यन मॉडल थे, जो उस समय के उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं से मेल खाते हैं। नंबर 8, महाभारत काल के दौरान वर्णित एक कहानी जहां श्री कृष्ण जी ने बताया है कि समय का चक्र अलग अलग लोकों में अलग अलग रफ्तार से चलती है।
जिसे बाद के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन नाम की थ्योरी से सिद्ध भी किया है। तो बात यह है कि हजारों साल पहले इस सिद्धांत को कैसे इस महाभारत में दर्ज किया गया। नंबर 9, महाभारत में अर्जुन को गीता उपदेश देते वक्त श्री कृष्ण जी ने संसार को मायावादी संसार से संबोधित किया है, जिसका संचालन अलग अलग पद पर बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे आज के वैज्ञानिक थ्योरी से भी सिद्ध किया जा चुका है, और तो और जिन्हें आज के मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी मानते हैं। और इसी सिद्धांत को लेकर हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स का भी निर्माण किया गया है। नंबर 10, आधुनिक परमाणु बम के वास्तुकार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जिन्हें आधुनिक परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है, मैनहट्टन विस्फोट के बाद मैनहट्टन परियोजना के दौरान एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि पृथ्वी पर पहला परमाणु विस्फोट होने के बाद आपको कैसा लगा। तो इस पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जवाब था, पहला परमाणु विस्फोट नहीं बल्कि आधुनिक समय का पहला परमाणु विस्फोट। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. उन्होंने स्वीकारा कि यह सिद्धांत उन्हें भारत के इतिहास महाभारत से मिला है। महाभारत का वर्णन करने पर पता चलता है कि इस तरह के परमाणु हथियार का उपयोग उस काल में हुए थे, जो कि आधुनिक परमाणु हथियार से मेल खाते हैं। प्राचीन भारत में महाभारत को इतिहास से जोड़कर देखा जाता था, जब तक कि बाहरी आक्रांताओं का भारत में प्रवेश नहीं हुआ। बाहरी आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण कर यहाँ की संस्कृति और इतिहास को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो मुगलों का दौर हो या अंग्रेजों का। उन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने, इन्हें मिटाने तथा मिथ्या साबित करने और अपनी संस्कृति और इतिहास को भारतीयों पर थोपने लगे। और आज हजारों साल बाद आलम यह है कि भारत अपने इतिहास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगा है।